हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम। हिंदी साहित्य की अपनी जो ये सीरीज है, जो इसका आज है 13वां भाग, और इस 13वें भाग में हम देखेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि चित्त के विस्तार रूप दीप तत्व का जनक कौन सा गुण माना जाता है? तो बच्चों ओज गुण माना जाता है ना। 3 गुण है, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। तो इसमें अगर ये आता है कि भाई चित्त के विस्तार रूप जो है दीप तत्व का जनक कौन सा गुण है, तो वो है ओज गुण। नेक्स्ट प्रश्न होता है, जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई हो तो उस काव्य पंक्ति में कौन सा दोष होता है? तो वो दोष जो होता है बच्चों, वो क्लिष्टत्व दोष कहलाता है, क्योंकि उसमें जटिलता होती है, शब्द क्लिष्ट होते हैं, शब्द जो है वो जटिल होते हैं, जिसका अर्थ हमें समझने में कठिनाई हो तो उसे क्लिष्टत्व दोष कहते हैं। साहित्य की भाषा में वो दोष कहलाता है क्लिष्टत्व दोष। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो जो वंशस्थ छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार ये वंशस्थ छंद जो है ये एक समवर्णिक छंद हो गया, क्योंकि इसमें वर्णों की गिनती के आधार पर इस छंद की रचना होती है, और प्रत्येक चरण में चूंकि समान होते हैं वर्ण, तो इसीलिए ये समवर्णिक छंद हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा सवैया के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो ये सवैया जो होता है, सवैया के अनेक प्रकार होते हैं, जिसमें से एक है मदिरा सवैया। तो इसमें जो है प्रत्येक चरण में 22-22 वर्ण होते हैं। तो ये हुआ कि जो है ना, जैसे वंशस्थ छंद वर्णिक छंद है, उसी तरीके से सवैया छंद भी एक वर्णिक छंद है, मदिरा सवैया भी एक वर्णिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 22-22 वर्ण होते हैं। तो ये एक समवर्णिक छंद हुआ। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, मानवता के जीवन श्रम से हंसें दिशाएं, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो भाई अगर दिशाएं हंस रही है ना, दिशाओं के अगर हंसने की बात हुई है, तो चूंकि अमूर्त दिशाओं को मूर्त रूप में दिखाया गया है, मूर्त रूप में दिखाया गया है, मानवीय भावों का आरोपण किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हुआ है। अगला क्वेश्चन है 6ठा, कि संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध जहां एक साथ होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे समासोक्ति अलंकार होता है। समासोक्ति में क्या होता है? समास धन उक्ति। तो समास का मतलब होता है छोटा करना, है ना, समास। तो छोटी उक्ति के द्वारा, एक संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध कराया जाता है, तो वहां समासोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट अगला है 7वां प्रश्न, कि जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। अब इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा है। तो इस प्रश्न में बच्चों दृष्टांत नामक अलंकार है। दृष्टांत में क्या होता है कि जहां किसी एक बात को कह करके फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, तो वहां पे होता है दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, कि भ्रष्ट भ्रष्ट शीत के से सतदल, इस पंक्ति में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो ये जो पंक्ति है ये सरोज स्मृति नामक काव्य जो अपनी कविता है, काव्यखंड है, उसमें से ली गई है। तो सतदल का मतलब होता है बच्चों कि 100 समूह या सत विचार या कमल या सतभाग। तो सतदल का मतलब होता है कमल। जिस तरीके से शीत ऋतु में उस कमल की पंखुड़ियाँ सिकुड़ जाती हैं, ठंड में मुरझा जाती हैं, तो उसी तरीके से जो है वो मेरे कर्म हो जाएं, ऐसे निराला जो है वो कहते हैं। तो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन इसका स। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, कि वे लोगों को प्राय बनाया करते थे, इस पंक्ति में वे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कौन बनाया करते थे प्राय? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु या फिर प्रेमचंद? तो बच्चों राइट आंसर है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है ना, इनकी बातों में वक्रता होती थी, टेढ़ापन होता था, और ये प्राय लोगों को बनाया करते थे। सही जवाब है ऑप्शन ख। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखिए। अब बताइए श्लेष अलंकार जो है
वो किसे कहते हैं? तो श्लेष अलंकार में क्या होता है कि जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थों को प्रकट करता हुआ केवल एक बार प्रयुक्त होता है। शब्द प्रयुक्त तो होगा एक बार उस काव्य पंक्ति में, लेकिन वहाँ पे उसके अर्थ अनेक होंगे, तो वो श्लेष अलंकार होता है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना, अर्थात एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, खेल बीट किसे सौंपी जानी चाहिए? तो देखो, बीट वैसे तो क्या होता है कि जो विशेष लेखन होता है उसे साहित्य की भाषा में, पत्रकारीय भाषा में बीट कहते हैं। तो बीट अगर खेल से संबंधित है ना, क्योंकि विशेष लेखन में जैसे खेल से रिलेटेड हो गया, अपराध से रिलेटेड हो गया, राजनीति से रिलेटेड हो गया, ये विशेष लेखन कहलाते हैं और इन्हें हम बीट भी कहते हैं। तो खेल बीट अगर है तो वो किसे सौंपी जानी चाहिए? तो जो खेल का जानकार होगा, जो खिलाड़ी हो या प्रशिक्षक हो, उसे ही सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति जो है वो खेल से संबंधित जो टेक्निकल जो शब्द होते हैं उन्हें जानता है। तो देखो, प्राय किसी विशेष खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी अथवा किसी क्रीड़ा प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित अधिकारी या कोच को ही खेल बीट सौंपी जानी चाहिए, क्योंकि वो उन तकनीकी शब्दों का जानकार होता है और उस खेल के बारे में संपूर्ण जानकारी रखता है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो बच्चों, जो विशेष लेखन होता है जिसे हम बीट कहते हैं, बीट की भाषा जो लेखन भाषा है वो बिल्कुल सरल और समझ में आने वाली होनी चाहिए, तभी तो लोग पढ़ पाएंगे। अगर समझ में नहीं आई तो फिर पढ़ेंगे कैसे? और इसकी शब्दावली विशेष तकनीक वाली होती है, मतलब जिस क्षेत्र से रिलेटेड है विशेष लेखन, उस क्षेत्र की शब्दावली का प्रयोग जो है वो उसमें किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट की बात है, तो क्रिकेट में जैसे स्पिन करना, बॉल को ऑफ थ्रो फेंकना, है ना, लॉन्ग साइड, ये इस प्रकार के टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो ये इन शब्दों का प्रयोग जो है वो इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न कि पत्रकारीय लेखन बाहरी दुनिया में खुलने वाली खिड़की किस प्रकार है? कहते हैं पत्रकारीय लेखन बाहरी दुनिया में खुलने वाली खिड़की है। कैसे? तो देखो, पत्रकारीय लेखन के जरिए हर रोज सुबह देश दुनिया और अपने आसपास की घटनाओं और समस्याओं एवं मुद्दों से अवगत कराते हैं, इसीलिए ये बाहर की दुनिया में खुलने वाली खिड़की है जहाँ से हमें जानकारी मिलती है। 15वां प्रश्न है विवाह आमूल नवल। देखा मैंने विवाह आमूल नवल, तो ये यहाँ पे पंक्ति में कवि ने विवाह को पूर्ण रूप से नया क्यों कहा है? ऑप्शन 1 कि विवाह में आत्मीय स्वजन नहीं थे। ऑप्शन 2 कि किसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। ऑप्शन 3 है कि विवाह में गीत नहीं गाए गए थे। और ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। न तो इसमें किसी अपने प्रिय स्वजनों को बुलाया था, न ही इसमें जो है वो आमंत्रित किया गया था, और न ही इसमें कोई गीत गाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, ये निराला की सरोज स्मृति में से लिया गया है बच्चों। अगला है एफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन कहाँ हुआ था? याद होगा आपको, गांधी, नेहरू और यासर अराफात जो पाठ है उसके लेखक उसके लेखक जो है भीष्म साहनी, तो वो जब ट्यूनीशिया गए थे एफ्रो एशियाई लेखक संघ का जो सम्मेलन हो रहा था उसमें भाग लेने के लिए, और वहीं पर फिर वो जो है यासर अराफात फिलिस्तीनी नेता जो थे उनसे वहाँ पे उनका मिलना होता है, उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये हुआ था ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में, ये एफ्रो एशियाई लेखक संघ का सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न, नाटक विधा में समय का महत्व बताइए। तो बच्चों, जो नाटक होता है इसमें नाटककार को समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उसे एक निश्चित समय सीमा में ही अपना नाटक पूरा करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 18वां, सूरदास की झोंपड़ी किस उपन्यास का अंश है? गोदान, कर्मभूमि, गबन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कर्मभूमि उपन्यास का एक अंश है सूरदास की झोंपड़ी। नेक्स्ट है 19वां पाठ, कहानी विधा शिक्षा देने का प्रबल माध्यम है, कैसे? तो देखो बच्चों, जो कहानियाँ होती है ना, ये हमें बहुत शिक्षा देती है, उनका कोई ना कोई संदेश होता है, कोई ना कोई शिक्षा होती है, कोई ना कोई सीख होती है। तो शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग सबल माध्यम है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पंचतंत्र की कहानियाँ। प्रत्येक कहानी हमें कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। अगला है 20वां प्रश्न है कि सरोज स्मृति कवितांश में कौन से रस की प्रधानता है? तो सरोज स्मृति जो कविता है बच्चों, इसमें चूंकि एक तरफ तो उसकी मृत्यु का दुख है और दूसरी तरफ उसके विवाह के अवसर पर एक पिता के द्वारा उस पर जो बरसाया गया स्नेह है
उसका वर्णन है। तो यहाँ पे देखो श्रृंगार और करुण नहीं है, यहाँ पे हास्य भी नहीं है, शांत भी नहीं है, और वात्सल्य और करुण रस है। तो द आंसर राइट रहेगा। वात्सल्य मतलब माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य होता है, और करुण रस थोड़ा सा उसमें उसकी माँ की मृत्यु की बात भी होती है, वो सारी चीज़ें घटनाक्रम याद किया जाता है, तो इसलिए इसमें करुण रस भी है। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न, और इस सीरीज़ को हम बच्चों कंटिन्यू रखेंगे। कैसी लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 2000 प्रश्नों की PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर से आपको मिलेगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या आप हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे जब हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, और वो है नंबर 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।